आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम का लेक्चर सेकंड। इसमें हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। लॉ ऑफ मास एक्शन को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेट अस सेपरेटली मूव टुवर्ड्स आवर टॉपिक। अपना टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन। तो टॉपिक इज लॉ ऑफ मास एक्शन। Law of mass action. This law was given by Goldberg and Weak. This law was given by Goldberg and Weak. इस लॉ को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। लॉ वाज गिवन बाय गुल्डबर्ग एंड वीक एंड लॉ इज एप्लीकेबल टू रिवर्सिबल रिएक्शन। तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 हम लिखेंगे। लॉ वाज गिवन बाय गुल्डबर्ग एंड वीक। दिस लॉ वाज गिवन बाय गुल्डबर्ग एंड वीक। नंबर सेकंड पॉइंट, दिस लॉ इज एप्लीकेबल टू रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शंस. This law is applicable to reversible reactions. Let's consider a reversible reaction. हम कोई reversible reaction यहाँ पे consider करेंगे. Let us consider a reaction A plus B. A plus B gives C plus D. This is a reversible reaction. अगर आपने कल का लेक्चर नहीं देखा है तो आज आप YouTube पे जाके कल का लेक्चर पहले देखना। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे कंसिडर की एक रिवर्सिबल रिएक्शन A plus B gives C plus D. पर A and B हमारे पास these are reactants and C and D these are products. A and B are reactants and C and D are products in the reaction. So let us consider the concentration of A and concentration of B. जब भी मैं यहाँ पे concentration term को लिखूंगा तो concentration will be written in terms of, तो concentration हम लिखते हैं यहाँ पे in terms of in the form of square brackets. तो concentration को हम यहाँ पे square brackets की terms में लिखेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल concentration लिखूंगा तो concentration को मैं ऐसे लिखता हूँ, दिस इज द concentration। ऐसे हम कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। दिस मीन्स दैट दिस इज कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे मैं अगर कंसंट्रेशन ऑफ ए लिखूंगा, दिस मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ ए, द स्क्वायर ब्रैकेट इज रिप्रेजेंट कंसंट्रेशन। तो व्हाट डज दिस लॉ स्टेट? एक रिवर्सिबल रिएक्शन हमने ली, हम इस पे अप्लाई करेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, तो यहाँ पे एक्चुअली बेसिकली दो रिएक्शन है। ये हमारी फॉरवर्ड रिएक्शन है, दिस इज फॉरवर्ड रिएक्शन, एंड ये हमारी बैकवर्ड रिएक्शन, दिस इज बैकवर्ड रिएक्शन। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। तो हमारी फॉरवर्ड रिएक्शन में रिएक्टेंट्स कौन कौन से हैं? ए एंड बी आर रिएक्टेंट्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। जब हमारी रिएक्शन यहाँ से यहाँ की जाने जाती है तो रिएक्टेंट्स आर ए एंड बी। तो in the forward reaction, the reactants are A and B. So according to this law, rate of reaction is directly proportional to the concentration of reactants. तो यहाँ पे मैं लिखूंगा rate of forward reaction. Rate of forward reaction that will be directly proportional to concentration of reactant A and concentration of reactant B. और आई कैन राइट इट, इस प्रोपोर्शनलिटी को अगर मैं यहाँ पे खत्म करूंगा, मुझे यहाँ पे रेट कांस्टेंट लगाना है। फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन रेट कांस्टेंट इज रिप्रेजेंटेड एज के एफ, एंड फॉर बैकवर्ड रिएक्शन रेट कांस्टेंट इज रिप्रेजेंटेड एज के बी। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, देयरफॉर rate of forward reaction is equal to kf, this is rate constant for forward reaction, into concentration of A and concentration of B। इसी को हम एक्टिव मास भी कहते हैं, एक्टिव मास ऑफ ए एंड एक्टिव मास ऑफ बी। इस चीज को हम एक्टिव मास भी कहते हैं। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी। सिमिलरली अगर मैं बैकवर्ड रिएक्शन की बात करूंगा, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, अगर मैं बैकवर्ड रिएक्शन की बात करूंगा तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो बैकवर्ड रिएक्शन में ये वाले रिएक्टेंट्स हैं, बिकॉज दे विल गिव बैक टू दिस रिएक्शन, तो कंसंट्रेशन ऑफ सी इनटू कंसंट्रेशन ऑफ डी। और यू कैन राइट रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, or you can write rate of backward reaction,
रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट यहाँ पे लगाओ फॉर बैकवर्ड रिएक्शन रेट कांस्टेंट इज Kb इनटू कंसंट्रेशन ऑफ C इनटू कंसंट्रेशन ऑफ D। अब आपको पता है, कल मैंने आपको बताया था कि जब इक्विलिब्रियम स्टेज आता है then rate of forward reaction becomes equal to the rate of backward reaction at equilibrium। जब इक्विलिब्रियम स्टेज आता है rate of forward reaction becomes equal to the rate of backward reaction। Rate of forward reaction becomes equal to rate of backward reaction। तो यहाँ पे if rate of forward reaction becomes equal to rate of backward reaction then this equation becomes equal to this equation। तो हम यहाँ पे लिख सकेंगे then Kf into concentration of A active mass of A into active mass of B should be equal to Kb into active mass of C into active mass of D। So this is the rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction। तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो यहाँ से इसको आप फर्दर सॉल्व कर सकोगे। अगर आप यहाँ पे निकालोगे कि F by Kb, मतलब इस Kb को आप यहाँ लाओ कि F by Kb आप यहाँ पे निकाल सकते हो कि F by Kb that will be equal to concentration of C divide into concentration of D divided by concentration of A into concentration of B। Now what is Kf? It is rate constant। What is Kb? It is rate constant। This is rate constant मतलब this is a constant, this is also constant। तो since this is constant, this is constant, इन दो constant को मिला के हम एक नया constant यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। Which implies that we can write Kc, this is another constant, it is equal to active mass of C into active mass of D divided by active mass of A and active mass of B। where आपका जो Kc है, where your Kc is equal to Kf by Kb। Therefore, this is another constant and this constant Kc it's called equilibrium constant। Kc is called equilibrium constant। Now it's called equilibrium constant। क्या यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई? Let me know fast। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई? सर आवाज नहीं आ रही? अरे यार क्या बोल रहे हो आप? एक बार कंफर्म कर लो, आवाज नहीं आ रही सर। नहीं ये सर आप बोलो आ रही है नहीं आ रही? आप मुझे बोलो आ रही है नहीं आ रही? सर आ रही है। तो ये जो है ना शुगुप्ता, आपने म्यूट किया आपने ऑडियो को, यू हैव म्यूटेड योर ऑडियो। तो यहाँ पे चलते हैं। क्या यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई? हाउ टू डिटरमाइन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं? हमें लिखना होता है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो हम इस चीज को आगे लेके डिस्कस करेंगे, इसी बात को हम डिस्कस करेंगे आगे लेके। विल डिस्कस दिस थिंग। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि हम कैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ से हम लिखते हैं आप जनरल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एनी रिएक्शन इट्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे देखो C एंड D इज द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। तो कंसंट्रेशन ऑफ C कंसंट्रेशन ऑफ D डायरेक्टली लिखो डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स कंसंट्रेशन ऑफ A कंसंट्रेशन ऑफ B। दिस इज वेयर द स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन विल कम। Equilibrium constant of a reaction is equal to product of concentration of product, this is product and this is product, divided by product of concentration of reactant। तो हम यहाँ पे लिखेंगे equilibrium constant will be equal to always equal to product of concentration of product, this is the product, we multiply these two and these are the products and this is the concentration, or you can write active mass। so equilibrium constant is equal product of active mass of products divided by product of active mass of reactants। So you can write over here Kc is equal to product of active mass of products divided by product of active mass of reactants, product of active mass of reactants, product of active mass of reactants। So this is very important because हम इसकी यूटिलिटी आगे आने वाले क्लासेस में देख सकेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो यहाँ पे मैं इस पेज को अब आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो या फिर आप यूट्यूब पे जाके एक बार फिर देख सकते हो
मैं इसको यहाँ पे रब करूंगा, आई टेक द नेक्स्ट पेज। तो नेक्स्ट पेज पे मैं जाऊंगा। नेक्स्ट पेज में हम डिस्कस करेंगे एक और जनरल इक्वेशन की, एक और जनरल रिएक्शन की हम डिस्कस करेंगे, एक और जनरल रिएक्शन का, एक और जनरल रिएक्शन का हम डिस्कस करेंगे ऑन द नेक्स्ट पेज। तो नेक्स्ट पेज पे हम एक और जनरल इक्वेशन का डिस्कशन करेंगे। नाउ सी ओवर हियर, हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। लेट अस कंसिडर ए जनरल रिएक्शन x टाइम्स a plus y times b gives m times c plus n times d. Now what is this x, y, m and n? ये जो हमारे पास x है और ये जो हमारे पास y है, ये जो हमारे पास m है और ये जो हमारे पास n है, these are called stoichiometric coefficients. These are called stoichiometric coefficients. So this x, y, m, n, they are called stoichiometric coefficients of the reaction. तो यहाँ पे आपको लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करना है, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है। सो यू कैन राइट Kc इज इक्वल प्रोडक्ट ऑफ कंसेंट्रेशन और एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट आपके पास C एंड D है, दैट्स एक्टिव मास ऑफ C एंड एक्टिव मास ऑफ D, इनका प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट आपके पास A है और रिएक्टेंट आपके पास B है। रेज टू पावर देयर स्टोइकियोमेट्रीज। तो यहाँ पे जो स्टोइकियोमेट्री है उनको रेज टू पावर करना है। व्हाट इज द स्टोइकियोमेट्री ऑफ C? इट्स m. What is the stoichiometry of D? It's n. What is the stoichiometry of A? It's x. What is the stoichiometry of B? It's y. तो यहाँ से आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैसे लिख सकते हो? बिकॉज यूजिंग लॉ ऑफ मास एक्शन, ये बात आपको क्लियर हुई होगी। क्या ये बात आपको क्लियर हो गई? हैव यू गॉट दिस थिंग? मुझे एक बार कंफर्म करके बोलो, ये बात आपको कंफर्म हो गई? वेरी गुड। तो मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लूंगा। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास रिएक्शन है N2 plus 3 times H2 gives me 2 times ammonia. This is a reversible reaction. तो मैं बोलूंगा इस रिएक्शन का आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखो। ओ सॉरी, आई विल राइट इट वंस अगेन। तो मेरे पास फॉर एग्जांपल कोई रिएक्शन, तो रिएक्शन मेरे पास है N2 प्लस मेरे पास 3 टाइम्स H2 है, इट गिव्स मी 2 टाइम्स अमोनिया। तो मैं बोलूंगा इस रिएक्शन का आप यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखो। तो यहाँ पे व्हाट इज 2? 2 इज स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। व्हाट इज 3? इट इज स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कुछ नहीं है तो इसको 1 मान के चलते हैं। तो यहाँ पे इस रिएक्शन का अगर आपको Kc लिखना है, यू विल राइट Kc इज इक्वल टू एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट। तो यहाँ पे प्रोडक्ट हमारे पास अमोनिया है, रेज़ टू पावर इट्स स्टोइकियोमेट्री 2 है, डिवाइडेड बाय एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट हमारे पास N2 है, इंटू एक्टिव मास ऑफ हाइड्रोजन, प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। तो हाइड्रोजन की स्टोइकियोमेट्री 3 है। दिस इज हाउ वी कैन राइट, दिस इज हाउ वी कैन राइट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एनी रिएक्शन। क्या आपको अब किसी भी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना आएगा? Tell me, you can write the equilibrium constant. Can you write the equilibrium constant Kc of any reaction? Can you write the Kc of any reaction? Very nice, very nice, very nice, very good guys. तो मैं यहाँ पे इस इक्विलिब्रियम को मैंने Kc की टर्म्स में लिखा। तो हम देखेंगे इसके क्या हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को सिर्फ Kc की टर्म्स में लिखेंगे या और किसी भी टर्म में हम इसको लिख सकते हैं, तो उसको हम आगे आगे देखेंगे। तो हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को यहाँ पे डिफाइन करेंगे। वी कैन डिफाइन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc। Kc कैन बी डिफाइंड ओवर हियर। मैंने अभी एक रिएक्शन ली थी, A प्लस बी गिव्स C प्लस डी, C प्लस डी। तो यहाँ पे मैंने बताया था जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है दैट्स इक्वल टू, मैं यहाँ पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो मैंने लिखा था दैट वाज इक्वल टू Kf into concentration of A into concentration of B. You can say active mass. Similarly, rate of backward reaction मैंने कहा था, rate of backward reaction that was found to be Kb into, this is Kb into concentration of C into concentration of D. तो मैंने कहा था at equilibrium stage you define these two rates are equal. Therefore आपका Kf into active mass of A
into active mass of B is equal to Kb into active mass of C into active mass of D. तो मैंने यहाँ पे किया था Kf by Kb. मैंने कहा था दिस इज कांस्टेंट, इसको एक और कांस्टेंट से डिनोट करेंगे, दैट्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. And this is equal to product of concentration of products, or you can say active mass of products divided by concentration of reactants raised to power their stoichiometry. Now see, यहाँ पे आप equilibrium constant को define करो. What is the definition of equilibrium constant? Equilibrium constant is the ratio of rate constant of forward and backward reaction. तो यहाँ पे हम define कर सकते हैं equilibrium constant is the ratio of rate constant for forward and backward reaction, which is the ratio of rate constant of forward and backward reaction. तो यहाँ पे आप Kc को define करो. Kc means equilibrium constant. तो आप यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डिफाइन करो, तो आप डेफिनेशन में लिखोगे इट्स द रेशियो एट ए गिवन टेम्परेचर, इट इज डिफाइंड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर. जब हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तब मैं आपको बताऊंगा हाउ इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर. तो यहाँ पे लिखेंगे एट ए गिवन टेम्परेचर, एट ए गिवन टेम्परेचर Kc is defined, Kc is defined as the ratio of Kc is defined as the ratio of rate constant of forward and backward reaction. Of forward and backward reaction. That means Kc is equal to Kf divided by Kb. Now this is very, very important. So guys, this is very, very important. This is the basics of chemical equilibrium. यहाँ से आप बेसिक्स में सीख जाओगे. Why these equations are important. तो because आगे जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे they will be based on these simple facts. तो ये बात आपको समझ में आई होगी. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम कैसे डिफाइन करते हैं, रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन. तो नेक्स्ट में चलता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फॉलोइंग फैक्टर्स. जो आपका Kc है, जो आपका Kc है, Kc is independent of, this is very important, direct questions have been asked from this statement, it's independent of following factors. So Kc is independent of following factors, independent of following factors, मतलब Kc इन factors पे depend नहीं करता है, it's independent of following factors. Let us see on what factors Kc does not depend. The value of Kc किस पे depend नहीं करता है. Number first, initial concentration of the reactants. Kc does not depend upon initial concentration of reactants. Initial concentration of reactants. आपका रिएक्टेंट कितना भी हो, कितना नाइट्रोजन आपके पास हो, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन दैट. इक्विलिब्रियम तब भी आएगा अगर आप 0.1 मोल से स्टार्ट करोगे. अगर आपके पास 0.1 मोल ऑफ नाइट्रोजन है तब भी इक्विलिब्रियम आ सकता है. अगर आपके पास 20 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन है तब भी इक्विलिब्रियम आ सकता है. अगर आपके पास 100 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन है तब भी इक्विलिब्रियम आ सकता है. दैट्स व्हाई इक्विलिब्रियम डज नॉट डिपेंड अपॉन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. Kc does not depend upon initial concentration of reactants. Whatever may be the initial concentration of this reactant or this reactant, equilibrium को आना ही आना है. तो उस टाइम हमें equilibrium constant को define करना ही करना है. Number second point, the presence of catalyst. It does not depend upon the presence of catalyst. It does not depend upon presence of catalyst. Direct question आया है, डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट. तो अब ये कैटलिस्ट क्या होते हैं? कैटलिस्ट वो स्पीशीज होती है जो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करती है, रेट ऑफ रिएक्शन को एनहांस करती है. इट कैन इंक्रीज और डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन. अगर हम कोई कैटलिस्ट इस रिएक्शन में डालेंगे तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन भी इंक्रीज होगी, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन भी इंक्रीज होगी. मींस जो इक्विलिब्रियम है वो आएगा लेकिन जल्दी आएगा, बट it will not affect the equilibrium. मतलब catalyst only enhances the rate of reaction, and in presence of catalyst equilibrium is achieved sooner. तो आपका equilibrium जल्दी आएगा in presence of catalyst.
फॉर एग्जांपल मैंने ये रिएक्शन ले ली, फॉर एग्जांपल इस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आता था आफ्टर 10 डेज। जब मैं इस रिएक्शन को स्टडी कर रहा था, आफ्टर 10 डेज इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम आता था। लेकिन अगर मैं कोई कैटलिस्ट इसमें डालूंगा तो इक्विलिब्रियम जल्दी आएगा, बट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इफेक्ट नहीं रहेगा। तो इक्विलिब्रियम लेट अस सपोज ये आएगा आफ्टर 2 आवर्स, but equilibrium constant will not be affected. Kc is not affected. Kc is not affected. Number 3, the direction from which the equilibrium has been attained. It does not depend upon the direction from which the equilibrium has been attained. It does not depend upon the direction from which the equilibrium has been attained. मतलब क्या है इस बात का ये मतलब है आपका इक्विलिब्रियम यहाँ से भी आ सकता है, प्रोडक्ट से भी पहले स्टार्ट हो सकता है, या रिएक्टेंट से भी स्टार्ट हो सकता है। मतलब फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई रिएक्शन है A equals B, तो दिस रिएक्शन इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। मेरे पास A के 100 मोल्स थे, एट टाइम T इज इक्वल टू 0, तो B का 0 होगा। आफ्टर सर्टेन टाइम इसमें से कुछ मोल्स मतलब डिसोसिएट हो गए, दे गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। लेट द नंबर ऑफ मोल्स जो यहाँ से डिसोसिएट हो गए, लेट द नंबर ऑफ मोल्स इज 30 मोल्स, इसमें से निकले, इसके 30 बन गए, तो मेरा यहाँ पे 70 रह गए। जब इसके 30 बन गए तो बैकवर्ड रिएक्शन स्टार्ट होने लगी। जब बैकवर्ड रिएक्शन स्टार्ट होने लगी, हो सकता है यहाँ से ही इक्विलिब्रियम पहले अचीव होगा। That's what it means, the direction from which the equilibrium has been attained. Number 4th point, उसको मैं यहाँ पे लिखूंगा, the presence of inert material. The presence of inert material. Presence of inert material. अगर आप कोई inert material equilibrium mixture में डालोगे, it is not affected. Equilibrium constant is not affected. Inert material बोले तो आप प्लैटिनम डालो, आप inert metals डालो। inert metal आपके पास है silver, you have gold, platinum, gold, these are inert metals। और noble gases डालो, आप xenon डालो, आप krypton डालो, inert material कोई भी डालो, आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अफेक्ट नहीं होगा। दीज 4 पॉइंट्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आई होप ये 4 पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। ना टेल मी ये पॉइंट्स आपको समझ में आए, ना टेल मी फास्ट ये 4 पॉइंट्स आपको समझ में आ गए, ना टेल मी ये 4 पॉइंट्स आपको समझ में आ गई। उसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। तो अब देखेंगे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन पे डिपेंड नहीं करता है, तो किस चीज पे डिपेंड करता है, ऑन व्हाट फैक्टर्स डज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड। तो डिस्कस करेंगे फैक्टर्स ऑन व्हिच इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड्स। Kc डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग फैक्टर्स। तो यहाँ पे आपने क्लियर किया क्या, ये आपको समझ में आ गया? यू गॉट इट? ये सर एक अस्मा आज बोल रही है, मुझे समझ में, बाकी लोग कहाँ हैं? क्या आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया है? जल्दी से बोलो। फलक, वेरी गुड फलक जी, वेरी वेरी नाइस वेरी नाइस। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो Kc है, ये 4 फैक्टर्स पे डिपेंड नहीं करता है। नाउ ऑन व्हाट फैक्टर्स इट डिपेंड्स, तो यहाँ पे लिखो आप Kc डिपेंड्स ऑन किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। नंबर फर्स्ट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन। Number first is mode of representation of reaction. अगर आप previous year questions देखोगे, mostly questions have been asked on the mode of representation of reaction. How can you represent a reaction? उस पे डिपेंड करता है, आपका Kc। तो फॉर एग्जाम्पल इस चीज को एक्सप्लेन करेंगे, बट डज दिस मीन, तो हम कोई रिएक्शन कंसिडर करेंगे A plus B gives C plus D। मेरे पास कोई रिएक्शन है A plus B gives C plus D। इस रिएक्शन के लिए मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखूंगा, Kc will be equal to active mass of C into active mass of D divided by active mass of A into active mass of B। दिस इज द वे मैंने इसका Kc लिखा। फॉर एग्जांपल अगर मैं प्रोडक्ट्स को रिएक्टेंट्स बनाऊंगा, मतलब मैं इस रिएक्शन को फ्लिप करूंगा, इनको रिएक्टेंट्स बनाऊंगा, मतलब मैं इस रिएक्शन को ऐसे लिखूंगा C plus D gives A plus B। मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन मैंने चेंज किया, मैंने प्रोडक्ट्स को रिएक्टेंट्स बनाया, तो इस टाइम मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालूंगा, लेट दैट इज K डैश C।
K dash means it will have a different value and nothing else. तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके बराबर आएगा? प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, यहाँ पे प्रोडक्ट ए और बी है, डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स सी एंड डी. नाउ सी, इन दोनों में कौन सी रिलेशन है? मैंने फॉरवर्ड रिएक्शन को, मैंने इस रिएक्शन को फ्लिप किया, मैंने पहले जो रिएक्शन लिखी उसका मैंने इनवर्स लिया. इन दैट केस अगर आपका ये केस आता है, then the equilibrium constant है, this new equilibrium constant है, then equilibrium constant K dash, which is the reciprocal of, तो मैंने इस रिएक्शन का रेसिप्रोकल लिया, which is the reciprocal of, which is the reciprocal of Kc, which is the reciprocal of Kc. For example, अगर मैं इस रिएक्शन का रेसिप्रोकल लूंगा, what will be the reciprocal? Concentration of A into concentration of B, मतलब उल्टा पलट करना है, concentration of C, concentration of D. क्या ये टर्म आपका, ये टर्म है Kc डैश? यस, दैट मीन्स अगर आप रिएक्शन को फ्लिप करोगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्लिप हो जाएगा. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्लिप हो जाएगा मींस द रेसिप्रोकल ऑफ Kc. तो यहाँ पे आपका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है, दैट मीन्स न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc डैश विल बी इक्वल टू 1/Kc. क्या ये बात आपको समझ में आ गई? क्या ये बात आपको समझ में आ गई? यहाँ पे एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, यहाँ पे एक क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस डिस्कस करेंगे, बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे. मेरे पास कोई रिएक्शन है, N2 plus 3 times H2 gives me ammonia, gives me 2 times ammonia. For this reaction, value of Kc, value of Kc has been found out to be, value of Kc has been found out to be 49. Kc is 49. Then determine the value of Kc. Determine the value of Kc for twice NH3 gives N2 plus 3 times H2. तो इसका आप Kc निकालो, Kc dash निकालो. So what will be the Kc dash for this reaction? Kc dash for this reaction will be very good. What will be the very good? Tell me, guys. Tell me what will be the value of Kc? वेरी गुड. यहाँ से किसी का क्वेश्चन आया सर? यस सर, फॉर 1/49. वेरी गुड, वेरी गुड. 1/49, 1/Kc, दैट्स 1/49. तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 1/49. तो आप सॉल्व भी कर सकते हो. 1/49 मीन्स 1 डिवाइडेड बाई 49. यहाँ से पॉइंट, यहाँ से 0, यहाँ से 0. 49 2s are 98. तो यहाँ पे आपका 2 निकलेगा, यहाँ से 0 आएगा, फिर एक और 0 आएगा, 0.204. दिस विल बी समवट लाइक दिस, अप्रोक्सीमेटली दिस विल बी द आंसर. तो ये बात आपको समझ में आ गई. दिस इज वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. बेसिकली ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है एडवांस पे, ये क्वेश्चन आया है. दिस क्वेश्चन हैव बीन आस्क्ड ऑलरेडी. तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है. क्या ये बात आपको समझ में आ गई? इट डिपेंड्स अपॉन मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन. इट डिपेंड्स अपॉन मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन. इट डिपेंड्स अपॉन मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन. ये बात आपको समझ में आ गई? वेरी गुड, वेरी गुड जबीना जी, वेरी गुड. तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो. इसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाऊंगा. बेसिकली हम धीरे धीरे इक्विलिब्रियम में लेवल इंक्रीज करेंगे, सो दैट इक्विलिब्रियम का कोई भी क्वेश्चन जो आपका एग्जाम में आएगा, कभी भी आएगा, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, यू शुड बी एबल टू डू दैट. आप उस क्वेश्चन को एटलीस्ट सॉल्व कर सकोगे. बिकॉज 3 क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम फ्रॉम इक्विलिब्रियम. तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल इक्वेशन. Number second factor on which Kc depends. Kc depends on stoichiometric representation of reaction. Now, what is this stoichiometric representation? I'll explain it with the help of example. तो मेरे पास कोई रिएक्शन है, twice NO2, it dissociates together N2 plus 2 times oxygen. It dissociates together N2 plus 2 times oxygen.
उसका केसी अगर मैं निकालूंगा यहाँ पे, केसी ऑफ दिस रिएक्शन विल बी इक्वल टू एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट्स N2 रेज़ टू पावर यहाँ पे 1 है, लिखने की जरूरत नहीं है, इनटू एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट्स दैट्स O2 रेज़ टू पावर 2 बिकॉज़ स्टोइकियोमेट्री 2 है, divided by active mass of reactants that's NO2 raised to power 2 because stoichiometry 2. तो now अगर हम काम करेंगे, अगर हम इस रिएक्शन को n टाइम्स लिखेंगे, अगर हम इस रिएक्शन को n टाइम्स लिखेंगे, मतलब इस रिएक्शन का मैं एक और फॉर्म लिखूंगा, इसी रिएक्शन को मैं एक और फॉर्म में लिखूंगा, मतलब मैं इस रिएक्शन को डिवाइड करूंगा बाय 2। अगर मैं इस रिएक्शन को डिवाइड करूंगा बाय 2 देन व्हाट विल इट बिकम, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा थोड़ा सा, मेरे पास 2NO2 है, it gives me N2 plus 2 times oxygen. I'll divide this reaction by 2, यहाँ से 2 से divide करो, यहाँ से 2 से divide करो, I'll get NO2 gives me half times nitrogen plus oxygen. This is also balanced equation. तो इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मुझे निकालना है, तो मैं इसको एक और फॉर्म में लिखूंगा, I'll write NO2 gives me N2 but half times plus it will give me O2. तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, मुझे Kc डैश निकालना है, तो Kc डैश विल बी इक्वल टू आपका N2 कंसंट्रेशन ऑफ दिस प्रोडक्ट रेज़ टू पावर स्टोइकियोमेट्री दैट्स 1/2 into concentration of oxygen divided by concentration of NO2. तो बेसिकली आपको रिलेशन फाइंड आउट करनी है, रिलेशन बिटवीन Kc एंड Kc डैश। तो अगर आपकी कोई रिएक्शन है, आप उस रिएक्शन को डिवाइड करते हो, यू डिवाइड दैट रिएक्शन बाय 2, मतलब आप उस रिएक्शन को डिवाइड करते हो बाय 2, then the new equilibrium constant becomes root times the first equilibrium constant. So this Kc dash over here will be equal to root of Kc. Whenever you divide the reaction by 2, then the new equilibrium constant becomes रूट स्क्वायर रूट ऑफ फर्स्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इस चीज को अगर हम प्रूव करेंगे तो हम यहाँ से प्रूव कर सकते हैं, हम यहाँ से प्रूव कर सकते हैं, ये जो हमारे पास केसी है, ये जो हमारे पास केसी है, दिस केसी, अगर हम इसका रूट लेंगे, हमारे पास केसी है N2 रेज़ टू पावर 1 इंटू O2 रेज़ टू पावर 2 डिवाइडेड बाय NO2 रेज़ टू पावर 2। अगर हम इसका रूट लेंगे तो इसका रूट ले लो आप, रूट ऑफ दिस, इसका रूट ले लो, रूट ऑफ केसी, तो रूट ऑफ केसी आपके पास आएगा, रूट मीन्स 1/2, स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1/2, तो आपके पास इसका आएगा रूट दैट्स N2 रेज़ टू पावर 1/2, इसका रूट आ जाएगा, रूट एंड स्क्वायर विल गो कैंसल दैट्स O2, इसका रूट आ जाएगा, रूट एंड स्क्वायर रूट विल गो कैंसल दैट्स NO2। क्या ये केसी इस केसी के बराबर है? यस, that's why Kc dash is equal to root of square root of Kc. So this is again very important. This is again very important. This is again very important. क्या ये बात आपको समझ में आ गई? क्या ये बात आपको समझ में आ गई? वेरी गुड। क्या ये बात आपको समझ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड अस्मा, वेरी गुड जबीना, वेरी नाइस। तो दिस इज, अगर आपका रिएक्शन है, अगर आपकी कोई रिएक्शन है, आप उस रिएक्शन को डिवाइड बाय n करोगे, कोई रिएक्शन है और उस रिएक्शन को डिवाइड बाय n करोगे, कोई रिएक्शन है, आप उस रिएक्शन को, फॉर एग्जांपल A गिव्स प्रोडक्ट एंड आप इस रिएक्शन को डिवाइड बाय n करोगे, डिवाइड दिस रिएक्शन बाय n, तो आपका न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है Kc डैश, दैट विल बी n रूट टाइम्स Kc, मतलब क्यूब रूट अगर 3 से डिवाइड करोगे, फोर्थ रूट अगर 4 से डिवाइड करोगे, दिस इज जनरल स्टेटमेंट, दिस बिकम ए जनरल स्टेटमेंट। बेसिकली आपको इतनी बात याद रखनी है, बेसिकली आपको इतनी बात याद है। क्या यहाँ तक आपका आपका जो भी कंसेप्ट है, क्या क्लियर हुआ यहाँ तक आपका कंसेप्ट? क्या यहाँ तक आपका क्लियर कंसेप्ट हुआ? वेरी गुड। क्या यहाँ तक आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ? वेरी नाइस वेरी नाइस। क्या यहाँ तक आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ? वेरी गुड, very nice, very nice. Number third is use of partial pressure instead of concentration.
क्या मैं क्लास को आगे ले जाऊं, फिर आपको फिर से ज्वाइन करना पड़ेगा? क्या मैं क्लास की टाइमिंग इंक्रीज करूं? तो मुझे बोलो, या आप इतना ही पढ़ोगे? तो अब मैं इसको कल डिस्कस करूंगा, यूज ऑफ पार्शियल प्रेशर को। मुझे बोलो कि आज ही डिस्कस करो या कल डिस्कस करो यूज ऑफ पार्शियल प्रेशर को। अच्छा, इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, बिकॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये इसमें। ओके सर। ओके, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा सर कल छुट्टी नहीं, हाँ कल, अगर कल नहीं तो परसों करेंगे ना, कल छुट्टी है कल। आज रात को शब है ना, तो कल छुट्टी है। तो परसों, कल हॉलीडे है, परसों हम डिस्कस करेंगे इसको। तो यहाँ पे एक्चुअली अगर आप खुद भी पढ़ के आओगे, खुद भी पढ़ के आओगे, तो नेक्स्ट में हमें देखना है जो हमने केसी को रिप्रेजेंट किया था इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। केसी को इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन हमने रिप्रेजेंट किया। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल राइट इट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, and we'll find the relation between Kc and Kp, and we'll solve questions based on Kc and Kp. तो हम नेक्स्ट लेक्चर में ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन Kp एंड Kc। आई एम गोइंग टू स्टॉप ओवर हियर। तो मैं इस क्लास को यहाँ पे स्टॉप करने जा रहा हूँ। ओके सर, वेरी गुड।